हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था बोहर जे थॉमसन्स मॉडल। क्या डिस्कस किया था? जे थॉमसन मॉडल। और उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? डिस्कवरी ऑफ ए प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, उसको हम अभी सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, किसी बच्चे ने कोई कमेंट नहीं किया, मीन्स सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपने पास अपना पेन और नोटबुक रखें। अपने नोट्स जो है वीडियो को देख करके समझ करके वीडियो को पॉज करके अपने साथ साथ नोट्स बनाइए। ठीक है, तो जैसे जे थॉमसन्स ने, मैं एक बार एक सेकंड के लिए रिपीट कर देता हूँ। जे थॉमसन्स ने क्या बताया था कि जो स्पीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्पीयर, उसको क्या माना था? एटम। पॉजिटिव चार्ज स्पीयर यानी कि वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट था। और इसमें सीड क्या थे? जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज थी, एम्बेडेड रहती सीड की तरह इस तरीके से। और जितने ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतने ही आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। और इसको क्या कर लेगा? ये बैलेंस। ये तो इसने ओवरऑल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पर वर्क किया था। किस पर वर्क किया था? न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पर। लेकिन ये क्या है? कुछ एमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, स्टेबिलिटी है। एमिशन स्पेक्ट्रा को ये क्या है? एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसको, जो इसकी लिमिटेशंस थी, उसको दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? रदरफोर्ड। या आप कह सकते हो रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। जिन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ, क्या किया था इन्होंने? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इन 1911 इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था उसका? अदर नेम भी रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट का आप सेटअप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कैसे क्या है। और ये सेटअप अगर आप समझ जाओगे तो आपको 90% जो है ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। ये क्या किया? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो कि रेडियम था। क्या था? रेडियम। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इसने एक जो है ब्लॉक में फिट किया, जो कि ब्लॉक ऑफ लेड के ब्लॉक में फिट कर दिया। इसमें जो लेड का एक ब्लॉक है उसमें फिट किया। ठीक है, ये एक ब्लॉक बनाया जिसको कहेंगे ब्लॉक ऑफ लेड। ब्लॉक ऑफ लेड। और फिर इसके बाद आपको पता है जो रेडियम है ये कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? रेज जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? रेडिएशंस या रेज, जिसको हम कहेंगे रेज जनरेट करते हैं, एमिट करते हैं। इन्होंने क्या किया? रेज को एमिट किया। ठीक है, जो कि अल्फा रेज कहेंगे हम। क्या कहेंगे उनको? अल्फा रेज। यहाँ लिख दे रहे हैं अल्फा रेज। तो सोर्स ऑफ रेज, अल्फा रेज का सोर्स कौन है? रेडियम। और इसको क्या किया है? एक लेड के ब्लॉक में रख दिया। अब ये यहाँ से क्या करेगा? अल्फा रेज निकालेगा। ये क्या निकालेगा? अल्फा रेज निकालेगा। और ये जो रेज हैं बेटा, ये सेपरेट ना हो, इस वजह से यहाँ पर एक क्या लगा दिया? सिल्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? ये सिल्ट लगा दिया, ये वाले। फाइन बीम के लिए, फाइन बीम यानी कि बिल्कुल जैसे लेज़र राइट होती है ना आपकी, बिल्कुल फाइन बीम जाती है, ऐसे फाइन बीम प्रोवाइड कराने के लिए हमने यहाँ पर ये क्या किया? सिल्ट लगा दी। क्या वर्क, जो सिल्ट है इनका क्या काम है? फाइन बीम प्रोवाइड कराना। क्या काम है इनका? फाइन बीम प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो अभी देखना ये है। फिर इसके बाद एक स्क्रीन,
इन्होंने क्या किया, थिन फॉइल गोल्ड लिया, ठीक है, यहाँ पर एक और थिन फॉइल गोल्ड लिया और उसके अराउंड क्या किया, एक स्क्रीन रेडी करा दी, ठीक है। स्क्रीन बनाते हैं ऐसे, ये इन्होंने स्क्रीन बनाई और यहाँ पर एक थिन गोल्ड का फॉइल रखा, क्या, थिन गोल्ड का फॉइल रखा, ये गोल्ड फॉइल कह सकते हो आप, गोल्ड फॉइल। और जो ये स्क्रीन है ये वाली, थोड़ा सा अच्छी ड्राइंग नहीं बनी, ठीक है, ये स्क्रीन। तो इसने क्या देखा कि मैक्सिमम, इन्होंने क्या किया, और इसको जिंक सल्फाइड, जैसे हमने फ्लोरिसेंट मटेरियल है, जिंक सल्फाइड से क्या किया है, इतने वाला पार्ट जिंक सल्फाइड से पॉलिश किया एक तरीके से। तो ये जो इसमें से अल्फ़ा रेज निकली थी, कौन सी रेज थी, अल्फ़ा, ये गोल्ड फॉइल से पास होते हुए मैक्सिमम रेज, जो मैक्सिमम रेज हैं, ये जो स्क्रीन की बिल्कुल कह सकते हो, जो इसके सामने वाली स्क्रीन है, ये वाला पार्ट है जो मैंने डार्क किया है स्क्रीन का, इस वाले पार्ट के साथ डायरेक्ट स्टिक हुआ, इस वाले पार्ट के साथ क्या हुआ, डायरेक्ट स्टिक हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ जो पार्ट है वो सम एंगल से डेविएट भी हुआ, कुछ एंगल से क्या हुआ, डेविएट भी हुआ। देखो जो मैक्सिमम रेज है, जो मैंने डार्क है, जो बिल्कुल स्क्रीन इस गोल्ड फॉल के सामने है, यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट मटेरियल था, कल हमने डिस्कस किया था, और ये फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या करेगा, ग्लो, तो यहाँ पर मैक्सिमम ग्लो हुआ। लेकिन कुछ ग्लो इसको यहाँ कुछ एंगल से जो डेविएट हुई हैं ये रेज, ये कुछ ना कुछ एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, कुछ ना कुछ एंगल से क्या हुआ है, डेविएट भी हुआ है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या होगा, कभी कभार ग्लोइंग महसूस होगा। जो ये वाला डार्क पार्ट मैंने बनाया है, ये वाला, यहाँ पर भी क्या होगा, ग्लोइंग पार्ट महसूस होगा, क्लियर है। और देखो मैक्सिमम रेज का मतलब क्या है, 99% कह सकते हो आप, सामने जाकर स्ट्राइक हुआ है। कुछ रेज आपकी क्या कह सकते हो, सम एंगल से डेविएट हुआ, और एक रेज आउट ऑफ ए वन रेज, अगर आपके पास 20,000 रेज जा रही हैं, उसमें से ओनली वन रेज डिफ्लेक्टेड बैक बाय सेम पाथ, ठीक है, डिफ्लेक्टेड बैक बाय सेम पाथ। इस एक क्या है, देखो इसने क्या किया, रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इसने 3 ऑब्जर्वेशन देखी, कितनी ऑब्जर्वेशन देखी, 3 ऑब्जर्वेशन। तो 3 ऑब्जर्वेशंस में क्या कह रहा हूँ कि जो रेज है मैक्सिमम गोल्ड फॉइल से पास होती हुई स्क्रीन के डायरेक्ट, जो गोल्ड फॉइल के सामने जो स्क्रीन है वहाँ पर क्या हुआ, स्ट्राइक किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुई बेटा जी, बोलिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन में कि कुछ रेज सम एंगल से भी डेविएट हो रहा है, और जो ये रेज वापसी मैंने इस वाली दिखाई है, ये एक रेज, ये क्या है, ओनली वन रेज आउट ऑफ 20,000 में से ओनली वन रेज डिफ्लेक्टेड बैक बाय सेम पाथ। ये 3 ऑब्जर्वेशंस क्या है, रदरफोर्ड ने देखा, ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशंस महसूस किया, इनको देख पाइए, ठीक है। तो इसके बाद फिर कंक्लूजन क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाले, कंक्लूजन्स क्या निकाले। तो 3 क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म एक बार फिर भी लिख देता हूँ। जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन क्या महसूस की, फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन क्या थी, 99.9% रेज गोज थ्रू, या आप कह सकते हो 99% अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा और रेज की जगह अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दी गोल्ड फॉइल, ठीक है। एंड सेकंड, सम अल्फा पार्टिकल या रेज जो है, सम अल्फा पार्टिकल्स, एक ही बात है ये, अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल,
ठीक है। थर्ड, ओनली वन रेज आउट ऑफ 20,000 rays are deflected back by same path। ये 3 क्या थी? ऑब्जर्वेशन। फिर आती है कंक्लूजन्स, क्या निकाला इनसे? कंक्लूजन्स क्या कहेगा देखना। कंक्लूजन, अब बात है ये समझने की, तो इसने क्या है? ऑब्जर्व किया। कंक्लूजन्स क्या निकाला वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो 99% जो रेज थी वो क्या हुई थी? गोल्ड फॉल से पास हो गई थी। तो इससे कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस सॉरी मोस्ट ऑफ द एटम, आप ऐसे कह सकते हो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, क्या हुआ था? अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, मीन्स most of the atom part is empty, या कह सकते हो most of the part in atom is empty। इस लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द पार्ट किसका? एटम्स का, वो क्या है? एम्प्टी है। सेकंड, अल्फा पार्टिकल जो है आपको पता है, अल्फा पार्टिकल आर हैवी पार्टिकल। कैसे पार्टिकल है ये? हैवी पार्टिकल है। और हैवी पार्टिकल होने की वजह से क्या होगा? तब ये किसी हैवी बॉडी के पास से जाएंगे तो ये क्या करेंगे बेटा? डिफ्लेक्शन शो करेंगे। क्या करेंगे? ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ठीक है। So few particles were deflected through some angle and alpha particle positively charged particle। अल्फा पार्टिकल कैसे हैं? अल्फा पार्टिकल आर हैवी पार्टिकल एंड पॉजिटिवली charged, so it deflected only when it come with the contact of positively charged species। कॉन्टैक्ट का मतलब कह रहे हो कि जैसे कुछ रेज थी, जैसे ये रेज आई थी, ठीक है, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव स्पीसीज रही होगी और ये इसके पास से ऐसे, देख पा रहे हो ना आप, इसके पास से ऐसे क्या है, तब ये इसके पास से जाएंगी ऐसे, तो ये ऐसे क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, इसके कॉन्टैक्ट यानी कि इसके विसिनिटी में आएगी तो ही ये क्या है, सम एंगल से डेविएट कर पाएंगे। ये देख रहे हो, इससे क्या है, ये थीटा, ये यहाँ पर क्या बना रही थी, थीटा, तो ये डिफ्लेक्शन ऐसे शो करेगा। ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या देखा कि थर्ड कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला, थर्ड कंक्लूजन इन्होंने निकाला कि जो एक रेज थी आपकी जो डिफ्लेक्टेड बैक हुई थी बिल्कुल सेम पाथ से, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो एटम के बीच में भी कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज रही होगी। तो ये पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगा, बोलिए, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। क्या हो जाएगा, रिपल्सन। और इसी रिपल्सन की वजह से जो है ये अल्फा पार्टिकल या जो रेज थी वो क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्टेड बाय सेम पाथ, ठीक है।
और ये डिफ्लेक्टेड हुआ है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसी को इसने क्या कहा, न्यूक्लियस। क्या कहा, न्यूक्लियस। ठीक है, इसको इसने क्या कहा है, न्यूक्लियस। क्लियर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे ये हमने कोई भी एटम लिया, क्या लिया, ये एटम, और ये एटम जो है ऐसे बाउंड्रीज पर नेगेटिव चार्ज रख रहा है। कैसा चार्ज रख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज रख रहा है। और इधर से कंटिन्यूसली ये इधर से क्या आ रहा है, रेज आ रही हैं। तो मैक्सिमम रेज तो क्या हो रही हैं, ये ऐसे स्टेट जा रही है। मैक्सिमम जो रेज थी ये यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव से टकरा करके रिपल्सन शो करेगा, या टकरा भी नहीं पाएगा, रिपल्सन शो कर लेगा, और ये वापसी अपने सेम पाथ से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। और ये जो न्यूक्लियस से बिल्कुल पास से जा रही हैं, ये पास से जाने की वजह से क्या हो जाएगा, कुछ रिपल्सन फील करेंगी, और रिपल्सन होने की वजह से क्या कुछ एंगल से डेविएट करेंगी। ये डेविएशन वाली रेज हैं। ठीक है, और ये जो रेज हैं और इसके अलावा ये बिल्कुल स्टेट चली जाती हैं, ये बिल्कुल क्या जाएंगी, स्टेट चली जाएंगी। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो अल्फ़ा रेज हैं और ये इसके बीच में न्यूक्लियस है। तो एटम, इससे क्या आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, जो एटम्स हैं बेटा जी उसके पास दो पार्ट है। एटम हैव टू पार्ट। एटम के पास कितने हैं, दो पार्ट हैं। एक को तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, जो कि कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। और एक क्या है, सेकंड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या था आपका रदरफोर्ड मॉडल। क्या था ये, रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्टेशनरी नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नॉट स्टेशनरी, ये स्टेशनरी नहीं होते हैं, बट क्या होते हैं, ये रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। रिवॉल्विंग, जैसे ये क्या है, रिवॉल्व करते रहेंगे, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, ये रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इन ए सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिटल, इन ए सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, और ये क्या करते हैं, तब इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेंगे, फॉर बैलेंसिंग। एक बात बताओ ना, अगर ये इसके बिना किसी फोर्स के इसके अराउंड क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि न्यूक्लियस में जाके घुस जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए फॉर बैलेंसिंग सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स come into play which balance the force of attraction, which balance the force of attraction। ठीक है, तो ये क्या था, कंप्लीटली अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम एक सेकंड के लिए। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, देखिए, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या था, रेडियम, और इसको एक लेड की ब्लॉक में फिट किया, और यहाँ से रेडिएशंस निकली, जिनको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा रेज, या कह सकते हो आप अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो कि क्या है, यहाँ से स्लाइट लगा दी, जो कि एक फाइन बीम प्रोवाइड करेंगी। और मोस्ट ऑफ द रेज पास थ्रू द गोल्ड फॉयल रखा, और ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, तो यहाँ से ग्लोइंग महसूस किया। तो मैक्सिमम जो ग्लोइंग है वो इस वाले पार्ट पर महसूस किया। तो 99% रेज स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो जाती हैं, और कुछ रेज
सम एंगल से डेविएट होती हैं, ठीक है, और 20,000 में से एक रेज वापसी सेम पाथ से डिफ्लेक्टेड हो जाती है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन किया और इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस पार्ट इज मोस्ट ऑफ द एटॉमिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक पार्ट ऑफ एटम, यहाँ पे सेकंड मोस्ट ऑफ द एटॉमिक पार्ट इज एम्प्टी। एटॉमिक का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या रहता है, खाली रहते हैं, एम्प्टी रहते हैं। और अल्फा पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तब ये किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज की विसिनिटी में जाएंगी तो ही ये क्या करेंगी, सम एंगल से डेविएट कर पाएंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो था थर्ड क्या था कि जो ये एक अल्फा पार्टिकल्स दोबारा से फिर से क्या था, सेम पाथ से डिफ्लेक्टेड हुआ था, तो ये किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ स्ट्राइक किया होगा, टकराया होगा, इसी वजह से बैक आया है, ठीक है। इससे क्या करना, इसने क्या निकाला कि जो एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, जिसमें क्या रहता है, एम्प्टी पार्ट और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। और ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे तो इनको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक रोल प्ले करेगी, जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है उनको बैलेंस रखेगी, उनको क्या करेगी, बैलेंस रखेगी। तो ये कम्प्लीटली क्या था आपका अबाउट रदरफोर्ड मॉडल, इसके बारे में था ये रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। फिर जो हमने अभी न्यूक्लियस का तो पता लगा लिया कि भाई न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। फिर कुछ बेसिक टर्म्स हम करते हैं, जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होगा। इस पर न्यूमेरिकल आपके पूछ लिए जाते हैं तो वो देखना है, ठीक है। तो आपका जो एटॉमिक नंबर है बेटा जी, उसको आप कैसे कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम्स। याद रखना ये जो मैंने लास्ट में लिखा है, न्यूट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होना चाहिए, न्यूट्रल, ना कि कोई नेगेटिव चार्ज ना कोई पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल होना चाहिए आपका एटम, ठीक है। उसके हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। मास नंबर कैसे निकालोगे आप, मास नंबर, तो जो मास नंबर फाइंड आउट करते हैं वो हम करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये एक तरीके से आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया फॉर कैलकुलेशन मास नंबर और फॉर कैलकुलेशन एटॉमिक नंबर, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं अभी इस पर, कि कोई भी एलिमेंट है हमारे पास x, ये यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ लिख दिया z और ऊपर लिख दिया मैंने a, ठीक है। तो ये जो z है ये है एटॉमिक नंबर, और जो a है ये है मास नंबर। क्या है, मास नंबर, ठीक है। तो अभी कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन Br ब्रोमियम। एटॉमिक नंबर 35 दे रखा है और मास नंबर आपको दे रखा है 80। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, बिल्कुल 9th क्लास लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। किया 1 2 3। तो चलिए देखते हैं आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है बेटा, बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे फाइंड आउट करोगे, एटॉमिक नंबर जितना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन उतनी क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नीचे मैंने लिखा था एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 35।
सो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, इज 35। प्रोटॉन तो हमने निकाल लिए, अब निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ। जितना एक न्यूट्रल एटम्स है, ब्रोमियन पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो न्यूट्रल एटम है वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो 35। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 35। अभी जो बात है वो आएंगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करें। आपको पता है जो मास नंबर है ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी आपको जो गिवन है वो ब्रोमियम का मास नंबर दे रखा है आपको, तो ए की वैल्यू कितनी है 80, प्रोटॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 35 प्लस एन। यहाँ से क्या हम एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 80 माइनस 35 कितना आ जाएगा 45। तो एन की वैल्यू कितनी आई 45। तो आप ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे ये। ऐसे ही मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 92 to 38। इसमें आपको निकालना है, यूरेनियम है जो कि एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 238 है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं पी की वैल्यू, एन की वैल्यू और ई की वैल्यू। पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो बेसिक टर्म देखिए आपकी क्या है। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होंगे। तो आइसोटोप्स वो स्पीसीज होती हैं जो कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको हम क्या कहेंगे आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल आइसोटोप हैं जो आप ले सकते हो, हाइड्रोजन 11, ड्यूटेरियम 12, ट्रिटियम 13, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। कार्बन के ले लो, कार्बन C12, कार्बन C13, कार्बन C14, ये क्या है कार्बन के आइसोटोप है। क्लोरीन के ले लीजिए, क्लोरीन 17, 35, क्लोरीन 17, 36, ये क्लोरीन का आइसोटोप है। 36, 37, ठीक है। ये क्या है आइसोटोप्स। फिर आपसे पूछ लिया जाता है आइसोबार। आइसोबार क्या होंगे, जिनका सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल आर्गन एटॉमिक नंबर इज 18, मास नंबर इज 40, पोटासियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40, कैल्शियम 20, 40। तो ये क्या है एक दूसरे के आइसोटोप। ये आपको गिवन होगा, बिल्कुल आप देखते ही पता लगा लोगे कौन आइसोटोप है कौन आइसोबार है, ठीक है। इसके बाद आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होंगे, ये डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट which have same number of न्यूट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको हम क्या कहेंगे आइसोटोन। फॉर एग्जांपल कार्बन C6, 14, नाइट्रोजन 17, 15, ऑक्सीजन
8 16। अब इसमें निकाल सकते हो n की वैल्यू, जो जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होंगे वो होंगे 8। सभी के पास कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 8। फिर इसके बाद फोर्थ टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी कह सकते हो आप इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो बच्चे इसमें है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आइसोटॉप्स में पजल हो जाते हैं। दोनों की क्या है, एक ही डेफिनेशन लिख देते हैं, लेकिन दोनों बेटा डिफरेंट चीज़ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिसमें क्या करेंगी, एटम या आयन सेफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखें। दो स्पीसीज विच हैव दोज स्पीसीज क्या हो सकती है, एटम्स या आयन, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल O2 2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। क्लियर है? देखो एक बात याद रखनी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे इसके एटॉमिक नंबर से। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13। याद रखना जितना नेगेटिव चार्ज शो होगा आपको किसी भी एलिमेंट पर, उसका मीनिंग उसके पास उतने ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। किससे यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, एटॉमिक नंबर से उतने ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। या ये तो हुआ नेगेटिव चीज़ के बारे में। पॉजिटिव का मतलब क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही लेस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके एटॉमिक नंबर से। क्लियर है? तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 और इस पर नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए 10। इसका एटॉमिक नंबर 9 और इस पर चार्ज कितना है 1 नेगेटिव, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है। अभी इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 और 11 है और इस पर चार्ज कितना है +1। देखो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहले से थे और नेगेटिव चार्ज कब आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए, तो 8 और 2 10, ऐसे ही ये। और जो सोडियम है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा 11, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहे 10। ऐसे इसमें इसने इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 12, 2 को लॉस किया, बचे कितने 10। ऐसे इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन 3 को इसने डोनेट कर दिया, बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सभी के पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी वजह से ये स्पीसीज कैसी होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है। आइसो का मतलब होता है बेटा जी आपका सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन से, जो कि सेम इलेक्ट्रॉन रखे उनको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये था आपका रदरफोर्ड और कुछ बेसिक टर्म जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। इनमें से आपका ये नहीं कि सिर्फ आपका बोर्ड में ही पूछा जाता है, नीट में, जेई में, एस्टेट में बहुत पूछा जाता है, जेई में कम, नीट में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी इनको दूर करने के लिए कुछ और क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, उनको दूर करने के लिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये वाला पार्ट आएगा इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, और उसमें से जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपके एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में, CBSE HBSE, आपके टीचर्स बिल्कुल डेफिनेट क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है। इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए
बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बेटा आप एक लाइक और कमेंट ज़रूर लिखा करो। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप, हाँ, बच्चे को मेरे का समझ में आ रहा है, बच्चों को अपनी नॉलेज दे पा रहा हूँ, या मेरी कुछ कमी है या नहीं है, सब कुछ पता चल जाता है ऐसे टीचर को। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड है आपके गांव में, बहन भाई, कोई भी आपके रिलेटिव हैं, उन सभी को ये नॉलेज ज़रूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।